स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एस सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि कूटनिरपेक्षता को पढ़ रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं। आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि SOL, NCVAB रेगुलर कॉलेज या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं या इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, बस उनको गुटनिरपेक्षता पढ़ना है या गुटनिरपेक्ष आंदोलन पढ़ना है, तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे कि गुटनिरपेक्षता का क्या परिचय है, इसके अलावा गुटनिरपेक्षता का क्या क्या अर्थ है और गुटनिरपेक्षता के क्या उद्देश्य हैं, और साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि गुटनिरपेक्षता के उदय के क्या कारण हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो गुटनिरपेक्षता, आपको ध्यान रखना है, इसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में पूछा जाता है और कई बार इसे नेम के रूप में भी पूछा जाता है। नेम के रूप में का मतलब यह है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र। मूवमेंट का मतलब है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब है आप सभी के लिए आंदोलन। ठीक है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन। तो भाई दूसरे विश्व युद्ध के बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई और ये एक राजनीतिक परिणाम था। राजनीतिक परिणाम के मतलब ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही आप सभी को पता है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक वैचारिक संघर्ष चला कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर कौन बनेगा, और ये सुपर पावर बनने की होड़ की वजह से ही हम आगे देखते हैं कि भाई दोनों के बीच में तनाव इतना बढ़ गया, कई बार युद्ध जैसी स्थिति हो गई और अंतर्राष्ट्रीय जगत पर इन्होंने अपनी अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए कार्य भी किया, और कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विचारधारा को फैलाते फैलाते ये एक दूसरे के इतने निकट आ गए थे तो कई बार लग रहा था कि इनके बीच में युद्ध हो जाएगा। परंतु जो नव स्वतंत्र देश थे उन सभी के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने एक आश्रय का कार्य किया और उन सभी की स्वतंत्र विदेश नीति हो सके, इसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई। अगर आज हम बात करें तो ज़्यादातर वो देश गुटनिरपेक्ष के मेंबर है जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश हैं। गुटनिरपेक्षता की अगर हम अर्थ की बात करें तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, गुटनिरपेक्ष, गुट का मतलब होता है समूह या फिर कोई खेमा जिसके अंदर आप शामिल नहीं होगे, निरपेक्ष रहोगे जिसके अंदर आप उनके कार्यों या तर्कों के आधार पर आप उसकी आलोचना या उसका फेवर करते रहेंगे। तो यदि हम बात करें गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्षता की संधि की, तो संधि विच्छेद करें तो हम इसमें दो अक्षर देखेंगे, गुट यानी खेमा और निरपेक्ष यानी किसी का पक्ष लेना। अर्थात आसान शब्दों में हम बात करें तो विभिन्न गुटों या फिर सैनिक संगठनों से दूर रहकर, उनसे दूरी बनाकर उनके द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं उनके आधार पर गुण और दोष का पता लगाना, यही क्या कहलाता है, गुटनिरपेक्ष कहलाता है। यानी विभिन्न गुटों से दूर रहना और उनके जो भी क्रियाकलाप हैं वो जो किए जा रहे हैं उसी आधार पर या तो उनकी तारीफ करना या तो आलोचना करना या उससे पूरी तरीके से दूरी बनाए रखना। अब हम बात करेंगे गुटनिरपेक्षता का उदय और विकास। तो गुटनिरपेक्षता का उदय आप सभी को पता ही है, मैंने बता दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध चला तो उसके बाद से ही गुटनिरपेक्षता का उदय हुआ। जो पूरा संसार था वो दो गुटों में विभाजित हो गया था और अमेरिका और सोवियत संघ, साथ ही शीत युद्ध के दौरान कई देश एशिया और अफ्रीका में उदय हुए, और इन उदय को उन जो भी देश एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में उदय हुए तो उन लोगों के लिए क्या करना था कि ऐसा गुट बनाना था जिसके थ्रू ये उन देशों को स्वतंत्र रूप से उनकी विदेश नीति का स्वतंत्र संचालन करवा सके। इसीलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई। गुटनिरपेक्ष की बात करें तो शुरू में इसके अंदर 5 देश शामिल थे, इसमें भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर, यूगोस्लोवाकिया के जोसेफ राज टिटो, इंडोनेशिया के वामे इनक्रूमे और घाना के सुकर्णो। तो ये कुछ नेताओं के नाम है जो आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा इन सभी नेताओं ने गुटनिरपेक्षता में शामिल होने की बात करी और हाल ही में हुए आज़ादी जो देश थे वो इसके अंदर ज़्यादातर शामिल हुए। गुटनिरपेक्षता की नींव की बात करें तो 1900 लगभग 55-54 के लगभग में बाडुंग सम्मेलन या एफ्रो एशिया सम्मेलन के थ्रू इसकी स्थापना की गई थी। साथ साथ सबसे पहली रूप से अगर हम बात करें आधिकारिक रूप से इसकी सबसे पहले जो बैठक है वो कहाँ पर हुई थी या सम्मेलन जो इसका कहाँ पर हुआ था, 1961 में बेलग्रेड शिखर सम्मेलन जिसे हम कहते हैं। इसके साथ ही इसमें उस समय 25 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान समय में बात करें तो इसके 15 सम्मेलन हो चुके हैं और 118 से भी ज़्यादा देश है इसके अंदर। वैसे 18 सम्मेलन लगभग इट सीम्स टू मी हो चुके हैं लगभग, जहाँ तक मैंने अभी पढ़ रखा है। अब हम बात करेंगे गुटनिरपेक्षता आंदोलन के क्या क्या उद्देश्य हैं, फिर गुटनिरपेक्षता के उदय के कारण। तो गुटनिरपेक्षता के कई उद्देश्य हैं। सबसे पहले बात साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत करना और
आने वाली पीढ़ी है जो, उसको युद्ध की ज्वाला से बचाना, युद्ध ना होने देना, नस्लीय भेदभाव या रंगीय भेदभाव है वो ना होने देना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, यानी हथियारों की होड़ पर रोक लगाना, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान का भावना रहे, सम्मान की बात रहे इसके बारे में, और अंतर्राष्ट्रीय न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, इसकी बात करी थी कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो क्या करेगा, वो डिमांड करी थी इन्होंने अल्प विकसित देशों ने, या फिर हम कह सकते हैं गुटनिरपेक्षता के देशों ने, ताकि विकसित देशों से जो भी मेन सामग्री है या जो हथियार है या फिर जो भी सैनिक या फिर कृषि संबंधित कार्य, ताकि इनकी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बूस्ट किया जा सके, दूसरे के अधीन ना हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है ना, इसके साथ साथ प्रभावी सहयोगी कार्य प्रदान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, आतंकवाद का विरोध करना, ये कुछ इसके क्या थे, उद्देश्य थे। अब हम बात करेंगे गुटनिरपेक्षता के उदय के कारण या फिर गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारण। तो गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले हमने आप लोगों के लिए 7 कारण बताए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो अभी तक 5 मिनट तक आप सभी के लिए इंट्रो ही चल रहा था, तो ये इंट्रो भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जरूर है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद उत्पन्न हो गए, और बहुत ज़्यादा मतभेद उत्पन्न होने की वजह से तनाव भी बढ़ गया, एक दूसरे का बहुत विरोध करने लगे थे ये दोनों, अमेरिका भी और सोवियत संघ भी, एक दूसरे पे आरोपों की वर्षा होने लगी थी, वो उसके बारे में बुरा बोलता था, वो उसके बारे में बुरा बोलता था। तो इस वजह से अगर हम बात करें तो इनके बीच में वैसे तो प्रत्यक्ष रूप में कभी भी युद्ध नहीं हुआ, परंतु मीडिया इनका प्रमुख साधन था, उसके थ्रू या फिर और भी सोर्सेज के थ्रू क्या है कि शीत युद्ध हमें दिखा, इसकी वजह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है उसकी स्थापना हुई, गुटनिरपेक्ष बना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के माहौल से आज रखने वाले नव स्वतंत्र देश, यानी जो भी नव स्वतंत्र देश थे उन सबों को एक नया मार्ग मिला, इस चीज़ के लिए नव स्वतंत्र देशों को एक नया मार्ग मिल सके, इसके लिए ही गुटनिरपेक्षता की स्थापना हुई। सेकंड है मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। मनोवैज्ञानिक व्यवस्था का मतलब है कि नव स्वतंत्र देश जो है वो चाहते थे कि वो दोबारा से किसी देश के गुलाम ना बन जाए, वो दोबारा से किसी के उपनिवेश ना बन जाए, इसी के लिए इन्होंने क्या किया था, नव स्वतंत्रता को अपनाया था। हम इसके अंदर ये भी कह सकते हैं कि भाई जो भी शक्ति के साधन थे उस पर ही अपना प्रभाव जमाना चाहते थे ताकतवर देश, इसीलिए इन्होंने क्या किया था, अपने खेमे को बढ़ाना शुरू किया। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने किसी भी खेमे में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया और वो गुटनिरपेक्ष रहे। सैनिक गुटों से अलग रहना, ये भी इसका एक उद्देश्य था कि संसार में 1945 से 50 के बीच में एशिया और यूरोप में बहुत सारे देश ऐसे थे जो सैनिक गुटों में बट गए थे। सैनिक गुटों में बंटने का मतलब यही है कि दोबारा से उनके बीच में युद्ध होने की पूरी परिस्थिति थी, परंतु कोल्ड वॉर के कारण इन दोनों के बीच में युद्ध नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई अपने अलग और खास वैचारिक पहचान बनाने के लिए, तो भाई जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था थी ही थी, परंतु वो गरीबों की बात को नहीं उठाती थी। गरीबों की बात को उठाने के लिए अगर हम बात करें तो आज वर्तमान समय में कई संगठन है, परंतु उस दौरान उस समय की बात जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेम ही एक ऐसा मंच प्रदान करने वाला स्थान था जहाँ पर गरीब, पिछड़े या फिर जो बेसहारा लोग हैं उन सभी के लिए क्या कर सकता है, ये एक ऐसा वैचारिक मंच प्रदान कर सकता है जहाँ पर जो है सब अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकते थे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन के लिए। तो भाई स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन के लिए भी गुटनिरपेक्षता की स्थापना होना अत्यंत आवश्यक था। इसके अलावा आर्थिक कारण की हम बात करेंगे तो आर्थिक कारण में आएगा कि वे सभी देश जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वजह से उन देशों ने किसी भी दूसरे अन्य सैनिक गुटों पे निर्भर नहीं रहे, और अन्य जब दूसरे गुटों पे वो निर्भर नहीं रहे तो जिसकी वजह से इन्हें अपना आर्थिक विकास खुद ही करना था। परंतु इसके जो सदस्य देश थे वो दोहरा गेम भी खेल रहे थे, वो ना पूरी तरीके से अमेरिका के साथ थे ना वो पूरी तरीके से सोवियत संघ के साथ थे। उनको जिस भी तरफ से हेल्प मिलती थी वो उस तरफ हो जाते थे। तो आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। इसके बाद में लास्ट एंड फाइनली आप सभी के लिए कॉन्सेप्ट बच जाता है, जिसका मतलब ये है कि भैया ये सब अपनी एक आवाज़ में अपनी मांग को, अपनी डिमांड को कहाँ रख सके, दुनिया के सामने रख सके, क्योंकि ये ज़्यादातर गरीब देश है। तो जब गरीब देश सारे एक साथ बोलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार प्रभावित होगा, और व्यापार को बचाने की वजह से विकसित जो देश है, जो ताकतवर देश है, वो हमेशा इनसे अपने कार्य करवाने के लिए मजबूर रहेंगे या प्रेरित पूर्ण रहेंगे। तो होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को बहुत वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाते रहें। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स को इस तरीके से हमसे पूछ सकते हैं, और साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक है, जैसे इंस्टाग्राम का या हमारे स्टडी चैनल का, आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।